नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि जब बालाकोट वाला किस्सा हुआ था, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर रशिया से लॉन्गर रेंज वाले VBR मिसाइल को ख़रीदा गया था, क्योंकि तब हमारे पास जो R-77 मिसाइल मौजूद थे, यानी कि R-77 का जो वेरिएंट हमारे पास उस दौरान मौजूद था, उनकी मैक्सिमम रेंज लगभग 80 किलोमीटर के आसपास थी, जिस वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 इंडियन एयरफोर्स के सुखोई के ऊपर आराम से एमराम मिसाइल को फायर कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के द्वारा F-16 के ऊपर कोई भी VBR मिसाइल को फायर नहीं किया गया था। लेकिन इमरजेंसी बेसिस पर रशिया से R-77 मिसाइल की अपग्रेडेड वेरिएंट RBB-SD मिसाइल को खरीदने के बाद रशिया की तरफ से इनकी मैक्सिमम यूनिट को अभी भारत को डिलीवर किया जा चुका है। इनकी रेंज लगभग 110 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि लगभग पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले M120C5 मिसाइल को काउंटर कर सकते हैं, या उससे थोड़ा ये बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होने वाली है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली इन मिसाइल को Su-30 MKI में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है, और साथ ही सुखोई में अभी अस्त्र मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। लेकिन अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए सुखोई की फायर कंट्रोल रडार में कुछ अपग्रेड करने होते हैं, जिस वजह से अभी सभी सुखोई में इसको इंटीग्रेट नहीं किया गया, और धीरे धीरे HAL सुखोई को अस्त्र मिसाइल को फायर करने के लिए मॉडिफाई कर रहा है। पर अभी रेगुलर कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन में जाने वाले सभी सुखोई में RBB-SD मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा चुका है, और जैसे कि ये R-77 मिसाइल का एक अपडेटेड वर्जन था, जिस वजह से इसको सुखोई में इंटीग्रेट करने में कोई खास दिक्कत नहीं हो रहा था, और अभी काफ़ी हद तक इनको ऑपरेशनल रोल में डिप्लॉय किया जा चुका है। और पिछले साल जनवरी से मार्च के बीच इनको सबसे पहले सुखोई में इंटीग्रेट करके कलाईकुंडा एयरबेस से टेस्टिंग भी किया जा चुका है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। कुछ दिन पहले का अपडेट आया था, जिसमें ये बताया गया था इंडियन एयरफोर्स को अभी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की काफ़ी शॉर्टेज हो रही है, और इमरजेंसी बेसिस पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 20 के आसपास ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने के लिए एक RFI को इशू किया गया था। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल की तरफ से अभी बताया गया कि इस टेंडर में अभी तक काफ़ी सारे कंपनीज की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया गया है। नॉर्मली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक इंडियन कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए प्रायोरिटी दिया जाने वाला है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे ग्लोबल कंपनी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर HAL की ट्रेनर एयरक्राफ्ट जैसे कि STD-40 को लीज पर लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अभी STD-40 को बड़ी मात्रा में इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया जा चुका है, और HAL को आगे चल के इसकी लगभग 106 यूनिट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने के लिए ऑर्डर मिलने वाली है। इसी वजह से HAL की किसी भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी चेक रिपब्लिक की L-39NG और साउथ कोरिया की T-50 गोल्डन ईगल जैसे फाइटर जेट को लीज पर लेने के लिए विचार किया जा रहा है। अभी जिस कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा उसे एयरक्राफ्ट के साथ साथ इनकी सिमुलेटर्स को भी हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अभी कम से कम 4 साल के लिए एयरक्राफ्ट को लीज पर लिया जाएगा, जिसको आगे चल के ज़रूरत पड़े तो 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पर 4 साल के लिए लीज पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अभी लगभग 2 से 3 साल के अंदर ही STD-40 सर्विस में शामिल होना शुरू होने वाला है, और अभी अपने लगभग सभी ट्रायल को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले से ही 70 एयरक्राफ्ट के लिए एक RFP को इशू किया जा चुका है, और इसमें पहले तो PC-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन स्कैम की वजह से प्लेटस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, जिस वजह से ये डील आगे नहीं बढ़ पाया था। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 260 के आसपास ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनमें से नए पायलट्स को सबसे पहले तो PC-7 में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जब वो थोड़े एडवांस लेवल में जाते हैं तो उनको किरण एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसके बाद उनको हॉक जेट ट्रेनर में ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी दिक्कत ये कि किरण एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ कंप्लीट होने वाला है, और PC-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की सर्विस इशू थोड़े आ रहे हैं, जिस वजह से अभी नए पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हमें नए एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ रही है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में ट्वीट करके बताया गया कि अभी आर्मी को जल्द ही 12 नए शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम को डिलीवर किया जाने वाला है। ये ब्रिज नॉर्मली 70 टन के आसपास की लोड को संभाल सकते हैं, यानी कि इनके ऊपर से 70 टन तक की लोड को कैरी किया जा सकता है, जो कि अर्जुन टैंक के वजन को भी आसानी से झेल सकते हैं। इनको अभी DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है, और इनको L&T के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इन सभी 12 सिस्टम को हमारी वेस्टर्न बॉर्डर में डिप्लॉय करने की बात सामने आई है, और मेनली इनको पाकिस्तान के साइड में डिप्लॉय किया जाएगा।
अब नॉर्मली ऐसे ब्रिज तब काम आते हैं जब अचानक से सामने कोई रिवर आ जाता है या फिर कोई नाला आ जाता है और टैंक्स ऐसे सिचुएशन में उनको पार नहीं कर पाते। ऐसे सिचुएशन में इन ब्रिजेस को तुरंत ही वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है और बस कुछ ही मिनट के अंदर इन ब्रिज को तैयार किया जा सकता है, जिसके ऊपर से टैंक या हमारी कोई भी आर्मर व्हीकल को वहाँ पे लिया जा सकता है। और अभी आर्मी का कहना है कि इनको आर्मी में शामिल करने के बाद फ्यूचर में वेस्टर्न फ्रंट में होने वाली किसी भी लड़ाई में हमारी आर्मर्ड कोर की मूवमेंट को ये काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। अगला अपडेट चाइना को लेके, और अभी हम चाइना के कुछ न्यूक्लियर साइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में ही प्लैनेट लैब की तरफ से कुछ लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज को इशू किया गया था, जिसमें ये देखा गया कि चाइना की तरफ से अभी कई जगहों में लगभग 100 से ज़्यादा नए न्यूक्लियर साइट्स को बनाया जा रहा है। ये वो जगह होती है जहाँ पर कोई देश अपने न्यूक्लियर मिसाइल को स्टोर करके रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसी लोकेशन से इनको फायर किया जाता है। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक चाइना अभी अपनी गांगसू प्रोविंस में ह्यूमन सिटी के पास नए मिसाइल सेट्स को बना रही है और अभी कुल मिलाकर ऐसे 119 नए कंस्ट्रक्शन साइट को वहाँ पे देखा गया है, जो कि और भी ज़्यादा हो सकते हैं। और अभी ये संदेह किया जा रहा है कि कुल मिलाकर चाइना अभी लगभग 145 के आसपास सिलोज को बना रही है। इनमें से 119 सिलोज को एकदम प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाया जा रहा है, जिनमें से इनके बीच लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हर जगह में सेम तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि चाइना कितने मिसाइल को यहाँ पर डिप्लॉय करने वाला है, लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन को इसी साल की शुरुआत में ही शुरू किया गया था और मे भी इसमें चाइना अपनी DF-41 सीरीज की मिसाइल को डिप्लॉय करने वाला है, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज लगभग 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक बताया जाता है। इस पर अभी यूनाइटेड स्टेट के ऑब्जर्वर्स का कहना है कि चाइना के जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में चाइना की न्यूक्लियर वॉरहेड की तादाद में काफ़ी शार्प इंक्रीज नोटिस किया गया है। यानी कि चाइना अभी अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहा है और नए वॉरहेड को भी बनाने के साथ साथ नए लॉन्चिंग साइट्स को भी तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।